एवरीवन, दिस इज अनसिन गुरुजी दिस साइड। और आज से हम अपने क्लास 8th के एक नए चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर का शुरुआत करने वाले हैं। और ऐसे करते करते धीरे धीरे हम क्लास 8th के सारे चैप्टर्स कवर करेंगे। अभी बच्चों का मिड टर्म एग्जाम चल रहा है, तो मुझे लगा कि पहला जो चैप्टर जो हम शुरू करना चाह रहे हैं वो तुम्हारा फोर्स एंड प्रेशर होना चाहिए, क्योंकि बच्चों के मिड टर्म एग्जाम चल रहे हैं। तो हो सकता है ये जो चैप्टर मैं अगर पढ़ाऊँ आगे तो बच्चों के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। इसलिए मैंने जीरो चैप्टर नंबर 1 से शुरू ना करके क्लास 8th के फोर्स एंड प्रेशर शुरू किया। इस चैप्टर में आज हम पार्ट 1 करेंगे और कल मैं इसका पार्ट 2 अपलोड करूंगा। आज पार्ट 1 में हम बेसिकली फोर्स डिस्कस करेंगे एंड पार्ट 2 के अंदर हम प्रेशर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो हम शुरुआत करते हैं। अगर मैं चैप्टर का शुरुआत करूँ तो चैप्टर का हमारा शुरुआत ही होता है एक बेसिक से क्वेश्चन से, जो है हमारा व्हाट इज फोर्स। फोर्स एक्चुअली होता क्या है? अगर आपने साइंस की बुक में देखेंगे तो आपके साइंस की बुक में सिंपल सा डेफिनेशन लिखा है, इन साइंस पुश और पुल टू एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। फोर्स इज व्हाट? फोर्स इज बेसिकली पुल और पुश ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे कि आदमी है जो तुम्हारा कार को धक्का दे रहा है। ठीक है, अ मैन स्टैंडिंग बिहाइंड स्टेशनरी कार, एक स्टेशनरी कार जीरो है, उसका नेट फोर्स जीरो है एंड वहां पे तुम्हारा कार खड़ा है, तो मैन उसको धक्का भी नहीं दे रहा है। बट इन सेकंड फिगर अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ मैन क्या कर रहा है, तुम्हारा कार को धक्का दे रहा है। एंड अगर मैन कार को धक्का दे रहा है तो इससे क्या कर रहा है, वो कार के ऊपर एक पुश अप्लाई कर रहा है। और ये पुश अप्लाई करने से क्या हो रहा है, कार आगे आगे बढ़ रही है। हमारा राइट, अगर कार आगे आगे बढ़ रही है तो इससे हम यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो मैन पीछे से क्या कर रहा है, कुछ फोर्स अप्लाई कर रहा है। और वो फोर्स अप्लाई करने की वजह से क्या हो रही है, कार आगे मूव कर रही है। ठीक है, तो बेसिकली फोर्स इज व्हाट? फोर्स इज बेसिकली द पुश और पुल टू एन ऑब्जेक्ट। जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई पुश कोई पुल अगर लगाएंगे तो उसको हम फोर्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे वॉकिंग हो गया, शूटिंग हो गया, दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ फोर्स। ठीक है, जो फोर्स का डेफिनेशन है साइंस ने दिया है, ये आप ये फिगर में ध्यान से देखिए, बच्चा कैसे आपको एक फिगर को किसी एक सामान को पुल कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा कैसे एक दो मैग्नेट्स के नॉर्थ और साउथ पोल्स तुम्हारे एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में बेसिकली इस डिस्कस करेंगे कि एक फोर्स को रिक्वायरमेंट क्या है। अगर हमें एक फोर्स जनरेट करना है तो रिक्वायरमेंट क्या है? देखिए, फोर्स जनरेट करने के लिए बेसिक सा रिक्वायरमेंट होता है दो ऑब्जेक्ट्स का। ठीक है, फोर्स को जनरेट करने के लिए बेसिक सा रिक्वायरमेंट है दो ऑब्जेक्ट्स का। जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं तब जाके हमारा कुछ ना कुछ फोर्स जनरेट होता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कैसे दो लड़कियां एक दूसरे को खींच रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, आप लोग का पुलिंग, यहाँ पे पुलिंग हो रहा है और यहाँ पे एक इंसान क्या कर रहा है, काबू खींच रहा है, यहाँ पे हो रहा है पुशिंग। ठीक है, इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज मस्ट। अगर हमें फोर्स को जनरेट करना है तो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में इंटरेक्शन बहुत नेसेसरी चीज है। ठीक है, अब जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो फोर्स हम दो डायरेक्शन में अप्लाई कर सकते हैं। या तो हम फोर्स सीधे सीधे अप्लाई करें, ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, जिस डायरेक्शन में मोशन चल ऑब्जेक्ट चल रहा है उसी मोशन में फोर्स हम अप्लाई करें, या उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम यहाँ ध्यान से फिगर में देखेंगे, आपके एनसीईआरटी का फिगर है, यहाँ पे दो बच्चे क्या कर रहे हैं, सेम ब्लॉक को सेम डायरेक्शन में तुम्हारा क्या कर रहे हैं, फोर्स दे रहे हैं। तो इससे क्या होगा, जो ब्लॉक होगा वो आगे की तरफ मूव करेगा। एंड इन द सेकंड फिगर एक बच्चा सामने की तरफ एंड एक बच्चा आगे की तरफ, दोनों बच्चे एक दूसरे को सेम डायरेक्शन में ब्लॉक को मूव कर रहे हो। तो इससे क्या होगा, जो तुम्हारा नेट फोर्स यहाँ पे होगा वहां वो होगा जीरो। एंड यहाँ पे नेट फोर्स होगा, मान लीजिए इसका 10 न्यूटन है, इसका 20 न्यूटन, दोनों का मिलकर कितना होगा तुम्हारा 30 न्यूटन का फोर्स यहाँ पे जनरेट हो रहा है। ठीक है, ऐसे हमारे यहाँ पे फोर्स जनरेट होता है। तो नेचर ऑफ फोर्स हम क्या लिख सकते हैं, नेचर ऑफ फोर्स हम सिंपली लिख सकते हैं कि जो फोर्स होता है ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई होता है सेम डायरेक्शन में, वो तुम्हारा ऐड होता है। एंड अगर फोर्स तुम्हारा ऑब्जेक्ट डायरेक्शन में लग रहा है तो सब्ट्रैक्ट होता है। इफ टू फोर्सेस एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, लिखा है, आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। ये नोट्स मैंने खुद से बनाया, आप ये नोट्स कॉपी अपने क्लास वर्क कॉपी में, स्कूल कॉपी में आप नोट कर सकते हैं, कहीं अच्छी जगह आप रफ कॉपी में नोट करके रख सकते हैं फॉर फर्दर रिवीजन। ठीक है, तो अगर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, जो नेट फोर्स होता है वो उन दोनों फोर्सेस के बीच का डिफरेंस होता है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, तो मान लीजिए ये बच्चा जो बॉय ए है, बॉय ए लगा रहा है 100 न्यूटन का फोर्स एंड बॉय बी लगा रहा है 50 न्यूटन का फोर्स। तो जो इस ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स लगेगा वो तुम्हारा 100 न्यूटन माइनस 50 न्यूटन इक्वल्स टू कहीं ना कहीं 50 न्यूटन का ही फोर्स बस लगेगा। ठीक है, एक टग ऑफ वॉर आपने बचपन में खेला होगा, कभी ना कभी टग ऑफ वॉर खेलते हैं, दो बच्चों के बीच टग ऑफ वॉर चलता है। तो टग ऑफ वॉर में आप नोटिस करेंगे, टग ऑफ वॉर में क्या होता है, बेसिकली दो तरफ, दोनों जो अपोजिट टीम होते हैं एक दूसरे की तरफ रोप को इक्वली पुल करती है। बट जहां जिस तरफ जो पुल का अमाउंट है या पुल का जो फोर्स है ज्यादा लगता है, उस तरफ सारे बच्चे खींचे चले जाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, जब पुल होता है तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मतलब कौन ज्यादा फोर्स लगा रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है मैच जीतेगा कौन। ठीक है, a force could be larger or smaller
देन द अदर और इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। एक फोर्स एक दूसरे फोर्स से ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, या फिर एक दूसरे के इक्वल भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए दो बच्चे इधर है, दो बच्चे इधर, टग ऑफ वॉर गेम में, एंड दोनों बच्चों ने इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लगाया, तो कोई नहीं जीतेगा। जो तुम्हारा रस्सी है वो बीच के बीच में रहेगी, ठीक है। द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। जो फोर्स का स्ट्रेंथ होता है कि फोर्स लग कितना रहा है, वो जो स्ट्रेंथ होता है वो हमारा उसके मैग्नीट्यूड से एक्सप्रेस किया जाता है। इफ द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नीट्यूड अप्लाइड फोर्स चेंजेस, अगर डायरेक्शन चेंज होता है तो उसके इफेक्ट्स भी चेंज होते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल अगर मैं बताऊं आपको, अगर एक क्रिकेटर है जब बॉल को हिट करता है, तो बॉल को हिट करने से क्या करता है, वो बॉल के डायरेक्शन को चेंज करता है बाय हिटिंग द बॉल और बाय गिविंग द बॉल सम एक्स्ट्रा फोर्स बाय हिज बैट, ठीक है। इफ द डायरेक्शन और द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स चेंज, अगर डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड दोनों चेंज होता है तो कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं फोर्स के अंदर। अब वो क्या चेंजेस होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। पर ये देखिए पहले कुछ सवाल पूछे थे हमसे, डज इट मीन that net force on an object is zero if the two forces acting on it opposite direction are equal। अगर एक से सिंगल ऑब्जेक्ट के ऊपर दो पर्सन्स इक्वल फोर्स लगा रहे हैं तो जो नेट फोर्स लगेगा ऑब्जेक्ट के ऊपर वो जीरो होगा। सिंपल समझिए, अगर एक ब्लॉक है, ब्लॉक के ऊपर एक बच्चा 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, दूसरा बच्चा 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो जो दोनों कंबाइंड फोर्स लगाएंगे उस ब्लॉक के ऊपर वो होगा हमारा ओनली 50 न्यूटन, सॉरी 0 न्यूटन, ठीक है। जो कंबाइंड फोर्स होगा वो हमारा 0 न्यूटन का होगा। क्यों? क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो हो सकता है 50-50 प्लस 100 न्यूटन का फोर्स लगेगा। समझ में? क्या जो फोर्स होता है स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर सकता है? डज द फोर्स चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट? तो इसका आंसर है सिंपली हाँ। अगर हम क्या करें, अगर फोर्स हम अपोजिट डायरेक्शन में लगाए या दूसरे डायरेक्शन में लगाए तो उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज होता है। स्टेट ऑफ मोशन क्या होता है? स्टेट ऑफ मोशन मतलब फोर्स लग किस डायरेक्शन में रहा है या फिर फोर्स का स्पीड क्या है, उसको स्टेट ऑफ मोशन बोलते हैं। फोर्स रेस्ट पे है, फोर्स चल रही है, फोर्स कैसी है, उसको हम बेसिकली स्टेट ऑफ मोशन बोलते हैं, ठीक है। अ मैन हिटिंग द बॉल दस इंक्रीजिंग स्पीड, अगर एक प्लेयर है, आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल लिखा गया, एक फुटबॉल प्लेयर जब बॉल को हिट करता है तो क्या करता है, बेसिकली बॉल की स्पीड को इंक्रीज करता है। सिमिलरली जब एक गोलकीपर क्या करता है, बॉल को रोकता है तो क्या करता है, बेसिकली बॉल की स्पीड को स्लो करता है। तो यहाँ पे स्टेट ऑफ मोशन तुम्हारा चेंज हो रहा है दोनों केसेस के अंदर। इफ द गोलकीपर सक्सीड्स इन स्टॉपिंग द बॉल इट्स स्पीड डिक्रीज टू जीरो, अगर गोलकीपर बॉल को रोक लेता है तो उसका जो डिक्रीज है, उसका जो स्पीड है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या चला गया, वो मोशन ऑफ रेस्ट में चला गया, ठीक है। If the force applied on an object is the direction of its motion, the speed of the object increases। अगर जो फोर्स है वो सेम डायरेक्शन में लगे टू इट्स मोशन, अगर एक बॉल मान लो मोशन में चल रही है, सामने सामने चली जा रही है और हम पीछे से और एक लात मारते थे सामने की तरफ, तो ऐसा हो सकता है बॉल और स्पीड में जाने लगे। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने सेम डायरेक्शन ऑफ मोशन में क्या लगाया, हमने फोर्स लगाया, ठीक है। अगर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगती है तो जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। एंड जो स्पीड के अंदर क्या होता है हमें देखने को मिलता है, स्पीड के अंदर डिक्रीज देखने को मिलता है। जैसे मान लो गोलकीपर जब रोक रहा है बॉल को, तो वो बेसिकली क्या कर रहा है, वो बॉल को रोक रहा है अपने हाथों से, उसके स्पीड को कम कर रहा है, स्पीड को कम कर रहा है, तो बेसिकली क्या कर रहा है, उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन को रोक रहा है, ठीक है। फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट में चेंज इट शेप, ये जो लाइन लिखा है आप ध्यान से पढ़िए, फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट में चेंज इट शेप, अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगता है तो उसके शेप को चेंज करता है। अगर यहाँ पे एक बैलून है, यहाँ पे पिक्चर के अंदर एग्जांपल देख सकते हैं, अगर ये बैलून है, बैलून के ऊपर हम फोर्स लगाते हैं हाथ से तो बैलून क्या होता है, कंप्रेस होता है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, उसके शेप को चेंज कर रहे हैं। सिमिलरली अगर यहाँ पे एक एरो है, जो बो एंड एरो है, अगर हम बो को खींच रहा हूँ पीछे स्ट्रिंग से, तो स्ट्रिंग का मैं क्या कर रहा हूँ, शेप चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे डायरेक्शन चेंज कर रहा हूँ फुटबॉल को यहाँ से यहाँ मारा तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है। यहाँ पे मैं स्पीड चेंज कर रहा हूँ बॉल का। तो ये सब एग्जांपल्स है जहाँ पे तुम्हारा स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो रहा है। अ चेंज इन आइदर स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट और इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इज बोथ डिस्क्राइब्ड चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड में चेंज करते हैं या फिर उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन में चेंज करते हैं तो दोनों क्या डिस्क्राइब होगा, उसके स्टेट ऑफ मोशन के अंदर चेंज होगा, ठीक है। Thus a force may bring the change in the state of motion of an object। इसका मतलब क्या हुआ, जो फोर्स है वो क्या कर सकता है, स्टेट ऑफ मोशन एक ऑब्जेक्ट का चेंज कर सकता है। स्टेट ऑफ मोशन होता है क्या, आपके एनसीईआरटी में फेमस लाइन लिखी हुई है, आप ध्यान से पढ़ेंगे तो, द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिस्क्राइब्ड बाय इट्स स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन। किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ मोशन कैसे डिस्क्राइब होगा, उसके स्पीड से और उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन। उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन किस तरफ है, सामने की तरफ है, पीछे की तरफ है, किस तरफ है, ठीक है। द स्टेट ऑफ रेस्ट इज कंसिडर्ड टू बी द स्टेट ऑफ जीरो। अगर ऑब्जेक्ट नहीं मूव कर रही है तो उसको हम बोलते हैं स्टेट ऑफ जीरो। ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रही है, वो जीरो स्पीड पे है, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट मे बी एट रेस्ट और इन मोशन, बोथ आर इट स्टेट ऑफ मोशन। अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या फिर मोशन में तो दोनों से स्टेट ऑफ मोशन से कहलाएंगे, ठीक है। अब ये जो फोर्स हम लगाते हैं तो जब स्टेट ऑफ मोशन चेंज करते हैं तो स्टेट ऑफ मोशन चेंज करने से फोर्स के ऊपर, फोर्सेस से कुछ ऑब्जेक्ट्स के ऊपर इफेक्ट्स भी पड़ते हैं। जैसे कि अगर एक ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट पे है, स्टेट ऑफ मोशन का क्या है, रेस्ट है, अगर उसको मैं हिट करता हूँ तो उससे क्या होगा, वो बॉल आगे की तरफ भागेगी। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट को मूव कर रहा हूँ फ्रॉम रेस्ट से,
इट मे चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट्स मूविंग। अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रही है तो उसके स्पीड को भी चेंज कर सकता है। मे चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है, ठीक है। इट मे ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के शेप के ऊपर भी वो चेंज कर सकता है। अभी जो फोर्सेस है बेसिकली हमारे दो क्लासेस में क्लासिफाइड है, एक होते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स, एक होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स बेसिकली वो सारे फोर्सेस होते हैं जो दो ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट वजह से प्रोड्यूस होता है, एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स वो फोर्स होता है जो तुम्हारे दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से कॉन्टैक्ट ना हो, बिना विदाउट टच किए जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हो, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशन हम लोग को खींचती है नीचे की तरफ, हम नीचे जमीन पे रहते हैं, तो एक्चुअल में ग्रेविटेशन हमें चिपकी हुई नहीं है हमसे, बट वो फोर्स हमें खींच रही है नीचे की तरफ। अगर कोई बॉल हम ऊपर फेंकते हैं तो हवा से नीचे की तरफ आती है, तो ग्रेविटेशन फोर्स वहां पे लग रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी एग्जाम्पल है किसका, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जहां पे तुम्हारा एक चार्ज बॉडी एक अनचार्ज बॉडी दोनों एक दूसरे को विदाउट टच किए चार्ज ट्रांसफर करती है, ये भी एग्जाम्पल किसका है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का। मैग्नेटिक फोर्स, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, एग्जाम्पल किसका, मैग्नेटिक फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स में अगर मैं और क्लासिफाई करके आपको बताऊं तो कॉन्टैक्ट फोर्स इज अ फोर्स दैट ऑकर्स व्हेन टू ऑब्जेक्ट फिजिकली इंटरैक्ट विद ईच अदर। अगर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से फिजिकली इंटरैक्ट कर रही है, ठीक है, मान लेते हैं ऑब्जेक्ट ए है ऑब्जेक्ट बी है, दोनों एक दूसरे को टच कर रही है और फिजिकली इंटरैक्ट कर रही है, तब जो फोर्स या तब जो तुम्हारा फोर्स अराइज होगा उसको हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। ये तुम्हारा अराइज होता है कैसे, बाय द सरफेस और द बॉडीज, ठीक है। जब इंटरेक्शन किसके बीच में, ऑब्जेक्ट के और तुम्हारे दूसरे ऑब्जेक्ट के सर्फेसेस के बीच या ऑब्जेक्ट्स के बीच। मस्कुलर फोर्स इज एन एग्जांपल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। यहाँ पे हम क्या करते हैं, कोई भी चीज हम खींचते हैं या फिर कोई वेट लिफ्टिंग करते हैं, पावर लिफ्टिंग करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, जनरली अपने मसल्स का यूज करते हैं फोर्स जनरेट करने के लिए। तो यहाँ पे जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है वो ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स हो रहा है, इसलिए हमको क्या बोलते हैं, इसको मस्कुलर फोर्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं कैसे एक एथलीट क्या कर रहा है, एक पावर लिफ्ट कर रहा है, ठीक है। और ये स्प्रिंग फोर्स इज बेसिकली द एग्जांपल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक। फ्रिक्शनल फोर्स भी एक टाइप का क्या है तुम्हारा, कॉन्टैक्ट फोर्स, जहां पे क्या होता है, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स और तुम्हारा शियर फोर्स, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में तुम्हारा क्या लगता है, फ्रिक्शन लगता है, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स इज द फोर्स जनरेटेड बाय टू सर्फेसेस दैट कांटेक्ट एंड स्लाइड अगेंस्ट ईच अदर। फ्रिक्शनल फोर्स कब जनरेट होता है, जब दो सरफेस के बीच में क्या हो, एक कांटेक्ट हो या दो ऑब्जेक्ट क्या करे, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करे, तब हमारा क्या जनरेट होता है, फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट होता है, ठीक है। नॉन कांटेक्ट फोर्सेस के ऊपर आते हैं। अगर नॉन कांटेक्ट फोर्सेस का क्लासिफिकेशन अगर मैं बताऊं तो नॉन कांटेक्ट फोर्सेस हमारे तीन क्लासिफिकेशन है, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड तुम्हारा ग्रेविटेशनल फोर्स। पहले मैग्नेटिक फोर्स हम क्लासिफाई कर लेते हैं। नॉन मैग्नेटिक फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बेसिकली वो फोर्स है जब बॉडी एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में ना हो, फिजिकली टच ना करे, दूर दूर से फोर्स लगाए एक दूसरे के ऊपर। मैग्नेटिक फोर्स सबसे पहला हमारा क्या है, मैग्नेटिक फोर्स अगर मैं ध्यान से आपको दिखाऊं, दो मैग्नेट्स हैं, फिगर में आप देख सकते हैं, दो मैग्नेट्स हैं, दो मैग्नेट्स के डिफरेंट पोल्स जब एक दूसरे के पास आ रहे हैं तो अट्रैक्ट कर रहे हैं, और दोनों जब सेम पोल्स जब एक दूसरे के पास आ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स एक इनविजिबल फोर्स है दैट ड्रॉज इन और पुशेस अवे द ऑब्जेक्ट, ठीक है। या तो वो चीजों को खींचेगी अपनी तरफ या अपनी चीजों को एक दूसरे से अलग करेगी, ठीक है। सिमिलर टू हाउ मैग्नेट्स पुल मेटल्स लाइक आयरन, इसीलिए क्या करते हैं, जो मैग्नेट्स करते हैं, मैग्नेट्स क्या करते हैं, मेटल्स को अपनी तरफ खींचते हैं, वो सेम ये मैग्नेटिक फोर्स के कॉन्सेप्ट से करते हैं, ठीक है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में एक तुम्हारा जो दूसरा फोर्स आता है वो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो तुम्हारा एक्सर्ट होता है ड्यू टू द चार्ज बॉडी। जब एक चार्ज बॉडी दूसरे चार्ज या अनचार्ज बॉडी के पास में ले जाऊंगा, तब जो मेरा फोर्स जनरेट होगा वो मेरा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फेमस एग्जांपल बचपन में हम लोगों ने वो स्केल से बाल के ऊपर स्केल घिसकर वो पेपर को उठाया, वो बेसिकली क्या होता है, हमारे बाल से जो हमारा स्केल है वो अनचार्ज है, हमारा बाल क्या है, चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है। तो हम क्या करते हैं, जब स्केल घिसते हैं तो हमारे अनचार्ज बॉडी, अनचार्ज स्केल है, उसके ऊपर पॉजिटिव आयंस आ जाते हैं, एंड वो पेपर को क्या करते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट आता है मैग्नेटिक फोर्स वाला, कि जो नेगेटिव आयंस है, नेगेटिव चार्जेस है, सॉरी जो सेम चार्जेस है वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सिमिलर टू द थर्ड हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। हम जानते हैं यूनिवर्स के अंदर सब छोटी चीजें हो या बड़ी चीजें हो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, एक दूसरे को कुछ ना कुछ फोर्स ला के एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। जैसे न्यूटन ने जब तुम्हारा ग्रेविटी का खोज किया था, उसने क्या किया था, बेसिकली एप्पल के पेड़ के नीचे बैठा था और एप्पल ऊपर से नीचे गिरा था। तो यहाँ पे क्या हुआ था, बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ था, एक ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या हुआ था, एप्पल नीचे गिरा था, और यहाँ पे न्यूटन ने क्या किया था, ग्रेविटेशनल फोर्स का डेफिनेशन दे दिया था। बट यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो जो लगता है वो बहुत स्मॉल क्वांटिटी में लगता है बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, जो हर एक ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है, ठीक है। मैं हूँ, मेरे सामने मान लो ये पीसी रखा हुआ है, तो मेरे और पीसी के बीच में जो लग रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, बट वो बहुत इतने कम क्वांटिटी में लगता है कि हम लोग को दिखाई नहीं देता, ठीक है। ऑब्जेक्ट और थिंग्स फॉल टुवर्ड्स द अर्थ बिकॉज अर्थ पुल्स देम। ये तो पता ही होगा आप लोग, अर्थ क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है, और इस फोर्स को बोलते हैं हम लोग फोर्स ऑफ ग्रेविटी और जस्ट ग्रेविटी, और दिस इज एन अट्रैक्टिव फोर्स।
अगर मैं डिफरेंसेस बताऊं कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बीच में, जो कॉन्टैक्ट फोर्सेस है वो अकर होते हैं ड्यू टू द कॉन्टैक्ट बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। जब दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे कॉन्टैक्ट में हो तब जो फोर्स जनरेट होता है वो हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। अब जब दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में ना हो और तब भी तुम्हारा फोर्स जनरेट हो, उसको हम बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में आइदर अट्रैक्शन होगा या फिर रिपल्शन होगा, ठीक है, ये दो चीजें होंगी, ठीक है। देयर इज नो फील्ड लिंक्ड विद कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। कॉन्टैक्ट फोर्स में कोई फील्ड लिंक नहीं होता, जैसे मान लो मैग्नेटिक फोर्स में मैग्नेटिक फील्ड लिंक होता है, ठीक है, ऐसा कॉन्टैक्ट फोर्स में कोई फील्ड लिंक नहीं होता। एंड तुम्हारा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में फील्ड्स लिंक होता है, जैसे मान लो मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ठीक है, ये सारे फील्ड्स लिंक होते हैं और इनके द्वारा क्या होता है, फोर्स जनरेट होता है, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स एग्जांपल है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का, एंड ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जांपल है तुम्हारा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का, ठीक है। तो फोर्स एंड प्रेशर में फोर्स वाला जो पार्ट है आपको बिल्कुल इतना ही है, मैं पीडीएफ अटैच कर दूंगा गूगल ड्राइव में। कमेंट्स में आपको कैसा लगा फर्स्ट क्लास में, आप कमेंट्स में बता दीजिएगा। और ये मेरा फर्स्ट क्लास था यूट्यूब पे, मैंने कभी लेक्चर्स नहीं लिए यूट्यूब पे, तो थोड़ी कुछ जो गलतियां होंगी उनको माफ कीजिएगा, मैं धीरे धीरे इंप्रूव करूंगा इस चीज को। कल मैं आपके प्रेशर के पार्ट 2 को लेके आऊंगा आप लोगों के साथ, इसीलिए आपको कैसा लगा सेशन कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। कल मैं आप लोगों से प्रेशर वाला पार्ट शेयर करूंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, इस लेक्चर को ये एंड करते हैं। कल मैं आऊंगा आप लोगों के साथ प्रेशर वाले पार्ट को लेकर, रात को इसी टाइम पे अप्रॉक्स 9 बजे के आसपास आपका वीडियो लेक्चर अपलोड हो जाएगा, एंड उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, क्लोज करते हैं सेशन को, बाय, टेक केयर।